हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1992 के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस्टेब्लिशमेंट के बाद इन 1885 इंडिया को एक रिप्रेजेंटेशन मिल गया था, इंडिया को एक फेस मिल गया था, एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बन गई थी जो कि इंडिया के लिए काम करती थी, जो इंडियंस की ऑर्गेनाइजेशन थी। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस्टेब्लिशमेंट के बाद उसने कुछ डिमांड्स रखी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स थे। तो इन्होंने बात कही थी पहली चीज़ की एडिशनल मेंबर्स और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। तो इन्होंने ये कहा था कि सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए, मतलब कि एडिशनल मेंबर्स या नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए। तो पहले ये मेंबर्स थे 6 to 10, उनको बढ़ा के 10 to 16 कर दिया गया, जो कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। और उसी तरह से अगर हम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो बंगाल में 20 कर दिया गया, मद्रास में 20 कर दिया गया, बॉम्बे में 8, अवध में 15 एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में 15 कर दिया गया था। सेकेंड पॉइंट था इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इस एक्ट के थ्रू फर्स्ट टाइम इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात कही गई। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या था कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय वाइस रॉय ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो सेंट्रल अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल में हम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के नॉमिनेशन की बात करें तो ये वाइस रॉय करता था विद द रिकमेंडेशन ऑफ बंगाल, मद्रास, बॉम्बे एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, प्लस बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो इनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे वाइस रॉय जो था वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट करता था इन दी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसी तरह से प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इंक्लूड किए गए थे। इनका नॉमिनेशन होता था बाय गवर्नर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज, जमींदार्स एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो इस तरह से सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट था लॉ मेंबर्स मेड परमानेंट मेंबर। जो लॉ मेंबर थे उनको परमानेंट मेंबर बना दिया गया। साथ ही द मेंबर्स वर गिवन द राइट टू आस्क क्वेश्चंस ऑन द बजट और मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट बट प्रायर नोटिस ऑफ 6 days। तो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे जो काउंसिल में इंक्लूड किए गए थे, इनको राइट दिया गया था टू आस्क क्वेश्चंस। ये बजट पे या मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट पे क्वेश्चंस तो पूछ सकते थे बट प्रायर नोटिस ऑफ 6 days, लेकिन उसके लिए इन्हें 6 days की प्रायर नोटिस देनी होती थी। और नेक्स्ट पॉइंट क्या था, मेंबर्स को डिस्कस द बजट विदाउट राइट टू वोट, नॉट अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। तो जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि क्वेश्चंस पूछने का राइट दिया गया था बजट में, तो मेंबर्स को डिस्कस द बजट तो डिस्कस कर सकते थे बट उन्हें राइट टू वोट नहीं दिया गया था, वोटिंग का राइट उन्हें नहीं था, सिर्फ डिस्कशन का राइट दिया गया था। नॉट अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी नहीं पूछ सकते थे। स्टिल मेंटेन ऑफिशियल मेजॉरिटी। यहाँ पे देख रहे हैं कि नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स थे उनका नंबर्स तो इंक्रीज़ कर दिया गया, उसके बावजूद भी ऑफिशियल मेजॉरिटी स्टिल मेंटेन थी उनकी काउंसिल में, चाहे वो सेंट्रल काउंसिल की बात करें या फिर लेजिस्लेटिव प्रोविंशियल की बात करें। गवर्नर जनरल इन काउंसिल वॉज empowered टू मेक रूल्स फॉर नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो गवर्नर जनरल जो वाइसरॉय था उनको नॉमिनेशन का राइट तो था कि वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते थे, लेकिन प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमने पहले पढ़ा था, जो कि ब्रिटिश में रहते थे, एक काउंसिल होती थी इनकी। तो पहले इनसे अप्रूवल लेने के बाद ही कोई भी नॉमिनेशन काउंसिल में गवर्नर जनरल करता था। अब इस एक्ट का जो लास्ट पॉइंट था वो था फंक्शन ऑफ द पीएलसी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वर इनलार्ज्ड एंड एम्पावर्ड टू मेक न्यू लॉज एंड रिपील विद प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी पावर को बढ़ा दिया गया था, उनके फंक्शन को बढ़ा दिया गया था। वो रूल्स बना सकते थे और पुराने रूल्स को रिपील भी कर सकते थे, लेकिन इसके लिए इन्हें प्रायर परमिशन लेनी होती थी गवर्नर जनरल की। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हमने इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ
1892 के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।